हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। हमने लगभग 250 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। संविधान सभा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी। यह बहुदलीय निकाय थी, इसमें कार्य के लिए कई समितियां थी। तो ये सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल नहीं थी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अप्रत्यक्ष मतदान हुआ था। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान हुआ था। बहुदलीय निकाय नहीं थी क्योंकि लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस का ही गढ़ थी, केवल कांग्रेस ही संविधान सभा थी। लेकिन इसमें देखा जाए तो कई दल थे। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये लोग थे इसमें। तो जो लोग हिंदू महासभा के थे, तो कहा नहीं जा सकता है बहुदलीय निकाय नहीं थी। लेकिन एक तरह से बहुदलीय निकाय की बहुलता थी, मतलब बहुदलीय निकाय नहीं था, ये नहीं कहा जा सकता कि बहुदलीय निकाय नहीं था, बहुदलीय था। लेकिन एक तरह से एक दल का वर्चस्व था इसमें, कांग्रेस का। ठीक है, इसमें कार्य के लिए कई समितियां थी। हाँ, तो ये सही है, इसमें 12 समितियां थी लगभग कार्य के लिए। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार निम्न वर्ष में किया गया था: 49, 1950, 51 और 48। तो 1949 में लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को आत्मार्पित अधिनियमित अंगार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये 1949 में होगा। भारत का संविधान है कठोर लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। कठोर और लचीला से मतलब ये होता है कि कठोर में थोड़ा सा संशोधन करना कठिन होता है और लचीले में संशोधन करना आसान होता है। तो कठोर लचीला तीनों इसलिए है क्योंकि 3 संशोधन होते हैं। 3 संशोधन में पहला होता है साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से हो जाएगा। दूसरा होता है संसद के 2/3 बहुमत से, और तीसरा होता है संसद के 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए होती है उसमें। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का संशोधन होता है, इसलिए अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, कुछ राज्यों में एकल और कुछ में दोहरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का संविधान अर्धसंघीय है और ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। अमेरिका के संविधान की तरह दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता है, और ना ही स्टेट्स के अलग अलग संविधान है, हमारा एक ही संविधान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित किस एक वाद ने भारतीय संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया था? शंकरी प्रसाद केस, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस या शाहबानो केस? तो गोलकनाथ केस जो है वो केशवानंद गोलकनाथ केस ने प्रेरित किया 24वां संवैधानिक संशोधन लाने को। गोलकनाथ केस में ये था कि केरल में 500 एकड़ जमीन थी दो भाइयों की। गोलकनाथ 2 भाई थे, उनकी 500 एकड़ जमीन थी। केरल राज्य ने कहा कि हम यहाँ पे भूमि सुधार अधिनियम ला रहे हैं, 35 एकड़ से जिसकी ज्यादा जमीन रहेगी वो राज्य को चली जाएगी। ठीक है, और राज्य को लेकर छोटे लोगों को भूमि, जिसके पास भूमि नहीं है उनको दिया जाएगा। तो इसके जब उनकी 500 एकड़ जमीन बहुत ज्यादा होती है, इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए लोग, वो वहां पे केरल हाई कोर्ट गए लोग। वहां पे हुआ ये कि केरल हाई कोर्ट ने राज्य के पक्ष में फैसला सुना दिया। फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी तरह का संशोधन जो है ऐसा नहीं कह सकता है कि अगर मौलिक अधिकारों में चेंजेस आए। उनके मौलिक अधिकार में क्या कहते हैं, एक संपत्ति का अधिकार उनका हनन हो रहा था। ठीक है, एक संपत्ति का अधिकार हनन हो रहा था जो 19 में था, या F19F में था, और साथ ही साथ 31A और 31B में था संपत्ति का अधिकार का, और उनके पेशे का अधिकार का हनन हो रहा था, जो उनका व्यापार था उनको हनन हो रहा था। इस पे लोग गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसा संशोधन नहीं करना है। जो तो फिर 24वां संवैधानिक संशोधन आया। 24वां संवैधानिक संशोधन में ये कहा गया कि कोई जो मौलिक अधिकार है उसमें 2 चेंजेस किए गए। एक 13 में संशोधन किया गया, एक 368 में संशोधन किया गया। 13 में संशोधन किया गया कि जो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रूल रखे जा रहे हैं,
वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। और 368 में ये रखा गया, 368 में संशोधन किया गया कि हर संशोधन पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना आवश्यक है। ये 2 संशोधन किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र, राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र आते हैं, जो 1 से लेकर 3 तक अनुच्छेद में आते हैं। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक में, और ये अनुसूची में नहीं है। तो अनुसूची में कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो पहली अनुसूची में नहीं है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? अविनाशी, परवर्ती, संसद को किसी राज्य के नाम को बदलने का अधिकार है, केंद्रीय संसद को नए राज्य के निर्माण करने का अधिकार है। तो केंद्रीय संसद को नए राज्य के निर्माण करने का अधिकार है, संसद को किसी नाम को बदलने का अधिकार है, परवर्ती मतलब पहले जैसा स्टेट था वैसा ही कर देने का अधिकार है, लेकिन अविनाशी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, अविनाशी राज्यों के पुनर्गठन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्या बोलते हैं? हम लोग को बोलते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब मतलब राज्य विनाश हो सकते हैं, लेकिन संघ विनाश नहीं हो सकता है। किसी राज्य का लोप कर दिया जाएगा, किसी राज्य में मर्ज कर दिया जाएगा, किसी राज्य से दूसरे राज्य को निकाल दिया जाएगा, ठीक है, उसी में से अलग सीमा निकाल के। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। वहां ना राज्य नष्ट होंगे, ना ही संघ नष्ट होगा। 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। तो 42वें संविधान संशोधन के बाद पहले 47 थे, पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे, उसके बाद 52 विषय हो गए, ठीक है। नाप तौल, लोक व्यवस्था, शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था, वन संरक्षण को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो आत्मा है, अब वो अलग अलग लोग अलग अलग चीज को आत्मा कहते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन भाग 3 और 4 को आत्मा कहे हैं। बी.आर. अम्बेडकर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को आत्मा कहे हैं। और जो पंडित ठाकुर दास भार्गव हैं, वो पंडित ठाकुर दास भार्गव प्रस्तावना को आत्मा कहे हैं। तो अब इसमें अगर केवल आत्मा पूछ लिया है तो प्रस्तावना को आत्मा कहा जाएगा, और अगर उन्होंने पूछा है कि बी.आर. अम्बेडकर ने किसको आत्मा कहा है तो संवैधानिक उपचारों को अधिकार कहा जाएगा। और अगर पूछा जाए ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसको संविधान की आत्मा कहा है तो भाग 3 और भाग 4 को कहा जाएगा। ये अलग अलग लोग अलग अलग चीज डिफाइन किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? यह एक मौलिक संविधान है। नहीं, मौलिक संविधान नहीं है, यह बहुत लोगों से लिया गया है। यह विकास का परिणाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास का परिणाम बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए परफेक्ट लोग बोलते हैं यह एक उधार का झोला है, क्योंकि लगभग 60 संविधानों को पढ़ के इसके बनाया गया है। 60 संविधानों से इसमें कुछ न कुछ लिया गया है, और साथ ही साथ 1935 का जो अधिनियम है उसके आधे से अधिक अनुच्छेद हमारे संविधान के अनुच्छेद में भी हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान में लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से, फ्रांस से। तो कनाडा से जो है संयुक्त राज्य जो राज्यों का संघ है उसकी अवधारणा ली गई है, क्योंकि हमारा जो संघीय मॉडल है वो अर्ध संघीय, वो कनाडा से प्रेरित है, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। हम पूर्ण संघीय नहीं है। पूर्ण संघीय में दोहरी नागरिकता होती है, दोहरा संविधान होता है, ठीक है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1951, गोलकनाथ बनाम राजस्थान 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और टी.एम.ए. पाई बनाम कर्नाटक राज्य 2002। तो इसमें जो संविधान की मूल संरचना की अवधारणा है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में लाई गई, ठीक है। केशवानंद भारती जो थे वो एक मठ के मुख्य थे, और उनकी जो मठ की जमीन थी वो धार्मिक दायरे के अंदर थी, लेकिन उसको केरल राज्य ले रहा था। तो वो फिर गए केरल हाई कोर्ट, गए सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने
उस टाइम मूल संरचना की अवधारणा दी कि अब संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसकी जो हमारा सार है संविधान का, जो हमारा एसेंस है वही खत्म हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे संविधान का जो मूल तत्व है वो बचा रहना चाहिए। तो मूल संरचना की अवधारणा दी गई, इसमें मूल संरचना में क्या आएगा, धर्मनिरपेक्ष आएगा और संघीय अवधारणा आएगी, तंत्रात्मक गणराज्य आएगा, ये सब संविधान की अवधारणाएं आएंगी मूल संरचना में। गोलकनाथ बनाम राजस्थान वाला केस मैंने आपको बताया ही। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? वीटी कृष्णमाचारी, एच.सी. मुखर्जी, बी.एन. राव या के.एम. मुंशी? तो ये वीटी कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य थे, के.एम. मुंशी भी थे प्रारूप समिति के सदस्य, एच.सी. मुखर्जी उप सचिव थे और बी.एन. राव जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के वो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। यह किसका कथन है? संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस ही भारत था। अभी जो क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी, तो इसलिए कहा गया कि संविधान सभा बहुदलीय निकाय नहीं कहा जा सकता है कि वो बहुदलीय निकाय थी। उसमें लोग थे अलग अलग दल के, लेकिन केवल एक ही दल कांग्रेस का ही वर्चस्व था, इसलिए संविधान को क्या कहा जाता है? संविधान सभा एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वो सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस ही भारत था। तो इसने ये कहा है ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन 1999 में उन्होंने ये कहा है। अपनी स्थापना के समय भारत के संविधान में कितने धारा और अनुसूचियों को शामिल किया गया था? तो स्थापना के समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग तो अभी भी वैसे ही है। ठीक है, 395 अनुच्छेद में, लेकिन गिनती में 468 हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इस 395 में ही जोड़ के बना दिया गया है और 8 अनुसूचियों से 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 9वीं अनुसूची 1951 के संविधान संशोधन से जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार था, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत ना आने वाली अनुसूची थी। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम 1985 में जोड़ी गई। ठीक है, फिर 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची 1973 में 1992 में जोड़ी गई, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी बताती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जनतंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है वह है संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र, जनतंत्री राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो लोकतांत्रिक गणतंत्र हमारे यहाँ लोकतंत्र क्यों है? क्योंकि लोग यहाँ पे संप्रभु हैं, लिखा है हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है। ठीक है, तो भारत के लोग संप्रभु हैं और वोटिंग राइट सभी को है, सार्वभौमिक अधिकार है। और गणतंत्र इसलिए है क्योंकि जो हमारा राज्य अध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति है, वो निर्वाचित होता है, उसको मनोनीत नहीं किया जाता या वो वंशानुगत नहीं होता है, इसीलिए लोकतांत्रिक गणतंत्र है हमारा भारत। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.ए. जिन्ना या श्री राजगोपालाचारी? तो भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। माउंटबेटन आए थे। ठीक है, माउंटबेटन ने 21 जून 1948 को त्याग पत्र दिया था। 1947 की आजादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था, फिर 21 जून 1948 को उन्होंने त्याग पत्र दिया गया। उसके बाद श्री राजगोपालाचारी को तुरंत बनाया गया और वो 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक जब संविधान लागू हुआ तब तक वो भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद तो राष्ट्रपति बनने लगे। भारत के संविधान निर्माताओं ने समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। भारत के संविधान निर्माताओं ने समवर्ती सूची की अवधारणा को कहां से ग्रहण किया था? आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ग्रहण की गई थी। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? 16, 22, 24 या 25? तो 22 अध्याय पहले भी थे और अभी भी 22 अध्याय ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संहिताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1774, चार्टर एक्ट 1813 या महारानी का घोषणा पत्र 1858?
तो 1858 महारानी का घोषणा पत्र को भारतीय संताओं का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें इतना विद्रोह हो गया, कंपनी संभाल नहीं पाई, अब सीधे भारत सरकार शासन करने लगी, उत्तरदायी शासन करने लगी, और जो यहाँ के राजा थे उनको कहा गया कि समान अधिकार आप लोग को दिया जाएगा महारानी की तरह ही। ठीक है, तो फिर एक जो क्राउन 1858 में से क्राउन का शासन आने लगा हमारे पास। ठीक है, क्राउन का शासन हो गया और इसको महारानी के घोषणा पत्र 1858 को मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? एक स्वैच्छिक संघ, एक परिसंघ, राज्यों का एक यूनियन समूह, एक संघ। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से घोषित करता है राज्यों का एक यूनियन समूह। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत दैट इज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक समूह होगा। देखिए, राज्यों का एक यूनियन यानी समूह होगा। ठीक है, किसके वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे? ग्रैनविल ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, वीपी मेनन या रिचर्ड निशन? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि ये लोग क्या है, अल्पतंत्र है या कुलीन तंत्र है। इन्हीं की बातें संविधान सभा में ज्यादा रखी जाती हैं। और क्यों रखी जाती थी? क्योंकि ये लोग बहुमत के पक्षधर थे, बहुमत का ही समर्थक थे ये लोग, इन्हीं की बातें मेन ये लोग यही थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मामले भारतीय संविधान को आधारभूत ढांचे के मूल तत्व पर विचार करते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इंदिरा गांधी, इंदिरा, नेहरू, गांधी बनाम राजनारायण। यहाँ पे इंदिरा गांधी केवल होगा। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो आधारभूत ढांचे इसमें सब में बताए गए हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी ने जब उनका 1973 का जो चुनाव हुआ था वो नल एंड वॉइड हो गया था, क्योंकि उन्होंने उस टाइम था कि प्रधानमंत्री या फिर चुनाव के समय आप सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अब वो हेलीकॉप्टर यूज कर ली थी उस समय था, अब ऐसा नहीं, अब यूज कर सकते हैं। तो उस पे उन पे दुराचार का आरोप लग गया था। ठीक है, रूल अवज्ञा का आरोप लग गया था। तो फिर केस हुआ और कहा गया था उनके चुनाव में धांधली हुई है। ठीक है, राजनारायण, जहां वो रायबरेली जीते थी, राजनारायण जीतने वाले थे लेकिन वो जीत गई क्योंकि धांधली हुई थी चुनाव में, ऐसा कहा जा रहा था। तो उन्होंने एक संशोधन ला दिया कि चुनाव पर जो चुनाव हो चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकती है। ठीक है, एक संशोधन ला दिया। अब वो संशोधन जो है नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि उसको नहीं माना गया कि ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा, और उन्होंने संविधान के मूल ढांचे की बात बताई हाईकोर्ट में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भी मूल ढांचे की बात बनाई है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में भी, मिनर्वा मिल्स में ये हुआ कि एक मिल थी जिसका राष्ट्रीयकरण होने वाला था। ठीक है, वो एकदम डूब रही, जिसका राष्ट्रीयकरण होने वाला था, तो उसमें भी उन्होंने मूल ढांचे की बात बनाई है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में भी मूल ढांचे की बात बताई है। बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 368 को निम्न संशोधन से संशोधित किया गया था। 24वां, दूसरा, 7वां या 20वां? तो 24वां संशोधन से संशोधित किया गया, जैसे बताया हमने आपको कि 368 को 24वां संशोधन से संशोधित किया गया था। 24वां में 13वां अनुच्छेद और अनुच्छेद 368 दो अनुच्छेद को संशोधित किया गया था। 368 में कहा गया था जो भी संशोधन होंगे वो सारे संशोधन राष्ट्रपति की सहमति उस पर आवश्यक, राष्ट्रपति की शक्तियां आवश्यक होंगी और राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा, ताकि कोई भी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग ना किया जा सके। ठीक है, तो 24 में ये संशोधन किया गया था 368 में। माल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1919 का प्रमुख प्रावधान नहीं है। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, ये है प्रावधान। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, ये भी है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, ये भी है। केंद्रीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, ये गलत है। क्यों नहीं स्थान होगा? स्थान होगा उनको, निर्वाचित सदस्य जो रहेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो नहीं है 1909 का प्रावधान, तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांत कब स्वायत्त हुए? 1892 के भारत परिषद अधिनियम से
1909 के भारत परिषद अधिनियम से, 1919 के भारत सरकार अधिनियम से, या 1935 के भारत अधिनियम से। तो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था, फिर 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, तो 1935 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक मताधिकार भारत में प्रस्तावित किया गया था 1861 के अधिनियम द्वारा, 92 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, या 1919 के अधिनियम द्वारा। तो 1909 में सबसे पहले सांप्रदायिक अधिकार जो मताधिकार है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। ठीक है, 1909 के अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1919 में सिखों को, अंग्रेज, ईसाइयों को, इन लोगों को क्या दिया गया था? अलग निर्वाचन अधिकार दिया गया था, अलग मताधिकार दिया गया था। ठीक है, ये 1919 में आ जाएगा। भारत शासन में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिवॉर्ड सुधार 1919 द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, या मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा। तो क्वेश्चन रिपीटेड है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ, मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? तो भाग 3 से अनुच्छेद 21, चौथा अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया, बिल्कुल सही है। 1978 में जब संपत्ति का अधिकार हटाया गया तो क्या क्या सही हुआ बता रहे। इससे भाग 12 में अनुच्छेद 301 क प्रतिस्थापित है, 301 क में नहीं 300 में। ठीक है, 300 में है। यह अब एक विधिक अधिकार मात्र बनकर रह गया। ये दोनों 1 और 3 करेक्ट हैं, 1 और 3 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 300 क में है, 301 क में नहीं है। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन विवाद तब बॉम्बे राज्य बनाम बॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी का संबंध है। संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक अधिकार से, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन विवाद जो 1959 में हुआ था कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा था संस्थान में, तो एक संशोधन किया गया संविधान में, अनुच्छेद 15 में ऐड किया गया कि अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण दिया जाएगा संविधान में। बॉम्बे राज्य बनाम बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी में ये था कि भाषाई अल्पसंख्यक को अपना, जो भाषाई अल्पसंख्यक अगर अपना संस्थान स्थापित करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी संशोधन हुआ। तो 19, 29 और 30 से ये सांस्कृतिक अधिकार जो है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से इन लोगों का संबंध था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद डैश से डैश तक हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, 12 से 35 तक अनुच्छेद है। ठीक है, जिसमें 14 से लेकर 32 मूल अनुच्छेद है, उसके बाद और मौलिक अधिकारों से संबंधित उपबंध है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है, तो मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य 1978 द्वारा लाया गया था, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी लेकिन 11 है। मौलिक कर्तव्य संविधान के मूल संविधान में नहीं थे। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा मौलिक स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को 10 मौलिक कर्तव्य इंट्रोड्यूस किए गए। उसके बाद एक और मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने का माता पिता का दायित्व। राज्य की नीति निर्देशक तो बैंक के नाम उस चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। किसने कहा था? इसका मतलब है कोई ऐसा चेक जो बैंक चाहेगा तभी उसको वो खुलेगा। ठीक है, बैंक चाहेगा तभी वो विड्रॉल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही राजनीतिक तत्व है, स्टेट चाहेगा तभी राजनीतिक तत्व लागू होंगे। स्टेट अपनी आर्थिक स्थिति देख के ही वो लागू करेगा, अगर उसकी आर्थिक स्थिति नहीं रहेगी तो लागू नहीं करेगा। उसके लिए कोई भी न्यायालय नहीं जा सकता है, वो जस्टिसेबल और इन्फोर्सेबल नहीं है। राज्य के डीपीएसपी हैं।
ये कहा था, किसने कहा था? ये कहा था प्रोफेसर केटी शाह ने। ठीक है, प्रोफेसर केटी शाह ने ये कहा था। इनमें से कौन एक राज्य के नीति तत्वों के अधीन नहीं आता है? अल्पसंख्यकों की रक्षा, ग्राम पंचायतों का संगठन, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का। अल्पसंख्यकों की रक्षा 29 में आता है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन आता है 40 में, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में आता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति अनुच्छेद 51 में आता है। 35 से लेकर 51 क्या है? डीपीएसपी है। तो जो भी 35 से लेकर 51 में आएगा वो डीपीएसपी में आएगा। तो 29 तो डीपीएसपी में नहीं आ रहा है, ये फंडामेंटल राइट में आ रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व में नहीं आ रहा है, बाकी सब डीपीएसपी में आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव को दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 23 होगा, जो दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, किसने भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को संविधान की आत्मा कहकर वर्णित किया था? ग्रैनविल, ऑस्टिन, केसी वेयर, आइवर जेनिंग्स या एवी डाइसी? तो हमने बताया था कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को संविधान की आत्मा कहकर वर्णित किया था। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद उल्लिखित है 33 में, 30 में, 31 में, 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, वह अनुच्छेद 32 में उल्लिखित है। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था? 42वें, 43वें, 44वें या 45वें? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन की से हटा दिया गया था 1978 में। मोरारजी देसाई की सरकार, जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और संपत्ति का अधिकार केवल विधिक अधिकार बन के रह गया था। 300 कॉम में है वो संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों व गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है? सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, अवसर की समानता का अधिकार, समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? तो समानता का अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों प्राप्त है। तो देख लीजिए आप लोग, नागरिक को अधिकार प्राप्त है, एक नंबर है 15, 16, 29, 30, ये केवल भारत में रहने वाले नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, और 14, उसके बाद 21 से लेकर 28 तक ये भारत में रहने वाले नागरिकों, विदेशी नागरिकों जो एनआरआई है, और कानूनी नागरिकों जो मतलब की कंपनी है, उन सबको प्राप्त है। ठीक है, तो ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ये सब विदेशी और भारत के नागरिकों को साथ साथ प्राप्त है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो यहीं पे खत्म होता है। आगे के क्वेश्चंस हम कल की वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको मन करे तो आप कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए कि आप कैसी वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।